हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का पलड़ा अभी से भारी आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी पर विचार करने की जरूरत है। जिस तरीके से वो लगातार एक ही मुद्दों को 4, 5 से 10 साल से उठाते हुए नजर आ रहे हैं, अब वो मुद्दे चेंज नहीं आए हैं। चाहे आप बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, चाहे आप तमाम बड़े मुद्दे ले लीजिए, जिस हिसाब से युवा लगातार आप देखें कहते नजर आए थे, मांगे करते नजर आए थे, किसान है, लेकिन कितनी बड़ी जीत के साथ बन रही है ये अपने आप में दिलचस्प आंकड़ा निकल कर सामने आएगा। और साथ में अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पहले भी कहा जा रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री का फेस कौन होने वाला है, उसको लेकर भी अब माथापच्ची चलेगी, क्योंकि देखिए ये भी सुलझा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में मतगणना शुरू हो चुकी है। 5 अक्टूबर को मतदान के बाद आज 8 अक्टूबर को मतों की गणना शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होते ही कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे को भारी यहां पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में 1 दशक से धाक जमाए बैठी, सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब हिलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो एंट्री हरियाणा के चुनाव में 1 दशक के बाद जो तेजी में होती हुई नजर आई, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर यहां पर मोर्चा संभालते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा अब हरियाणा में कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो वोटों की गिनती जब से शुरू हुई है तब से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो बढ़त बनाई है, उससे कहीं ना कहीं अब यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब जो चुनावी परिणाम शाम तक घोषित होंगे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो जीत है कहीं ना कहीं देखी जा रही है। और ऐसे में अब हरियाणा की राजनीति में नायब सिंह सैनी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद है। न्यूज रूम में हम अब अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हरियाणा की राजनीति में अब सियासी उलटफेर होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला सवाल यहां पर आश्रुति से लेना चाहेंगे। आश्रुति, किस तरीके से देख रही हैं 1 दशक तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके बाद कांग्रेस की अब जिस तरह से बढ़त होती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है, क्या रुझान जो निकल कर आ रहे हैं वो सही हो सकते हैं? शाम तक कांग्रेस पार्टी का बिगुल कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में बसता हुआ नजर आ सकता है, क्या लगता है? देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद कहीं ना कहीं साफ हो चुका था कि कांग्रेस जो है वो इस बार आगे अपनी जो एक बढ़त है वो बनाती नजर आएगी। और शुरुआती दौर से ही आप देखिए 8 बजे से जब से रुझान शुरू हुए हैं, जब से एक एक करके आप देखिए लगातार एक एक सीट से कांग्रेस लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है। इस वक्त भी अगर आप आंकड़ों पर गौर करें तो करीबन 55 से 56 सीटें, यानी सीधे तौर पर बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस ने पार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट बिल्कुल होगी मनीष, क्योंकि इस वक्त आप देखिए 1 दशक से बीजेपी सरकार बनाकर हरियाणा में बैठी थी, सत्ता में बैठी थी, और कहा यह जाता है कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसकी हरियाणा में भी सरकार होती है। लेकिन इस बार ये देखें आप, जो ये पूरी धाक है ये कहीं ना कहीं पलटेगी और कांग्रेस इस बार मुझे ऐसा लगता है बहुमत के साथ अंत तक भी यहाँ पर जीत दर्ज करती नजर आने वाली है। लेकिन आश्रुति, अगला सवाल मेरा यह रहेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कहीं ना कहीं मजबूती से प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई, लेकिन अब अगर बात की जाए बड़े चेहरों की, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और कहीं ना कहीं जो और बड़े चेहरे अमित शाह को ले लें, तो क्या लगता है कि इनके रैलियां कम करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी कम आंकड़ा यहां पर रहा है इन बड़े नेताओं की रैलियों का? देखिए, चुनावी रैलियां बिल्कुल इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कम देखी गई हैं। अगर आप देखें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हरियाणा में इस बार अपनी धाक जमाए बैठे थे। शुरुआत से ही जब से हरियाणा में चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तब से ही राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, पूरे गांधी परिवार की बात कर लें, मुख्य चेहरे कहीं ना कहीं हरियाणा पहुंचे थे। और उनकी इस बार अगर आप देखें एक मोहर वो लगाते नजर आए थे कि कांग्रेस जो है वो इस बार हरियाणा में जीत दर्ज करती नजर आएगी। और मौजूदा परिस्थिति अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी की हार की वजह इन बड़े चेहरों का चुनाव प्रचार करना नहीं, बल्कि ऐसे मुद्दे हैं जो हरियाणा में संपूर्ण होते नजर नहीं आए हैं। चाहे आप बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, चाहे आप तमाम बड़े मुद्दे ले लीजिए, जिस हिसाब से युवा लगातार आप देखें कहते नजर आए थे, मांगे करते नजर आए थे। किसान आंदोलन साल 2020 से जो शुरू हुआ था वो एक बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी की इस बार पिछड़ने की। और एक एक करके जो वोट इस वक्त जो है, जो सीटों की आप देखें जो मतगणना चल रही है, जो कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बेशक अब अपनी गलतियां इस वक्त बैठ के गिन रही होगी कि आखिर किसान आंदोलन में क्या करा था। जब एमएसपी मांगते नजर आए थे किसान, तो आपने क्यों आखिर किसानों की नहीं सुनी? जब आप देखें बॉर्डर पर बैठे थे, हरियाणा आपने एंटर तक
करने नहीं दिया? क्यों वो आखिर ये इतनी जो राजनीति उस वक्त 2020 में शुरू हुई थी, आखिर क्यों वो राजनीति 2023 तक चली? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा कि यही राजनीति उन पर 2024 के विधानसभा चुनाव में भारी पड़ती नजर आएगी? तो कांग्रेस ने इन तमाम बड़े मुद्दों का कहीं ना कहीं फायदा उठाया है मनीष, और बेरोजगारी सबसे बड़ा अहम मुद्दा है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त अगर आप हरियाणा के रोजगार की बात करें तो युवा वर्ग सबसे ज्यादा पिछड़ता नजर आ रहा है, और हरियाणा को सबसे ज्यादा जरूरत है, हरियाणा के युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जैसे उत्तर प्रदेश में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, उसका हरियाणा में लागू किया जाए, और वही फायदा इस वक्त कांग्रेस उठा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब कहीं ना कहीं हरियाणा में युवाओं का जो यहाँ पर जन सैलाब है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अगला सवाल यहाँ पर माही से लेना चाहेंगे। माही, क्या लगता है, क्या जिस तरह से आश्रुति समझाती हुई नजर आई कि किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर रहा है भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में पिछड़ने से, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जो उनकी योजनाएं हैं, जो उन्होंने तमाम हरियाणा की राजनीति में एक दशक में जो काम किए हैं उसको भी ठीक तरह से यहाँ पर जनता के बीच नहीं रख पाए, या यूं कहें कि रैलियों में और जनप्रचार के दौरान कहीं ना कहीं उसको सामने रखने में सक्षम नहीं हो पाए? तो क्या लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी वजह यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में बनता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जिस तरीके से जवान, किसान और पहलवान का मुद्दा निकल कर आया, अग्निवीर का भी मुद्दा आपने देखा कि हरियाणा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने में। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसान, जो हरियाणा में आप देखें किसानों का एक बोलबाला है, भारतीय जनता पार्टी उनको कैसे इग्नोर कर सकती है? शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को कैसे इग्नोर कर सकती है? रोड के बल पर अगर आप चाहते हैं कि चुनाव जीत जाएं, राम मंदिर और ट्रिपल तलाक, यूसीसी, एनआरसी के मुद्दे पर अगर आप चुनाव जीत जाएं, तो कहीं ना कहीं अब देखिए मनीष, बदलाव शुरू हो गया है और जो जनता है वो जागरूक हो रही है, और 10 साल बाद परिवर्तन होना कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 साल तक शासन की और जनता को वो बदलाव चाहती है और वो उनका शासन पसंद नहीं आया, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमेशा बीजेपी ही सत्ता में बनी रहेगी। अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सबक मिल सकता है हर राज्य में। आप देखिएगा, केवल जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, वहां भी बीजेपी पीछे चल रही है। हरियाणा की बात कर लीजिए, जिस तरीके से दिल्ली के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का पलड़ा अभी से भारी आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी पर विचार करने की जरूरत है। जिस तरीके से वो लगातार एक ही मुद्दों को 4, 5 से 10 साल से उठाते हुए नजर आ रहे हैं, अब वो मुद्दे चेंज करने की जरूरत है, नए नए मुद्दों को उठाने की। और आपने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो लॉन्च करती है तो कहीं ना कहीं उनके घिसे पिटे पुराने मुद्दे होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पर बात करती है। और कहीं ना कहीं एक सौहार्द समाज में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा से रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने उसको भी समझा और उसका पूरा फायदा उठाया। चाहे आपने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी देखा, उपचुनाव में भी वही स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। तो पूरा माहौल अगर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना खुद से खराब करती हुई नजर आई है, और कहीं ना कहीं अलग अलग प्रत्याशियों में बदलाव करना और नए नए लोगों पर दांव खेलना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ा है। और सबसे ज्यादा मुद्दा जो हरियाणा में रहा है वो शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, जवान, किसान, पहलवानों का रहा है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को हार मिलने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब शिक्षा, महंगाई, रोजगार, जवान, किसान, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कहीं ना कहीं घातक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस जिस तरह से आगे चल रही है, अब लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पलटने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर न्यूज रूम के सहयोगी ने जिस तरह से पूरा समीकरण समझाया, हरियाणा में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक दशक में अपने आप को, अपने कामों को ठीक तरह से नहीं बुना पाई, जनता के बीच नहीं रख पाई, और कहीं ना कहीं महिला पहलवानों से जुड़े मुद्दे को लेकर हरियाणा की राजनीति काफी ज्यादा प्रभावित रही है। यहाँ पर अगला सवाल अपने वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से लेना चाहेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं हरियाणा में जो समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या वाकई सरकार बदलती हुई नजर आएगी? देखिए, हरियाणा की बात करें तो जवान, किसान और पहलवान का जो मुद्दा था, जिसने लगातार बीजेपी की नींदें हराम करके रख दी, और देखिए मदहोशी के आलम से बीजेपी को बाहर आना पड़ेगा। आप देखिए कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार बीजेपी के जो नेता हैं उस पर अडिग खड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए अब लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। 10 साल तक अगर आप हरियाणा के अंदर सरकार चला रहे हैं तो अभी भी अगर आपको कांग्रेस की बुराई करनी पड़ रही है, तो ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी के पास अपनी चीज़ों को सामने रखने का कोई ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा किया नहीं जिसको सामने रख सकें। क्योंकि आपने देखा कि किसान हो वो पहले ही नाराज़ है। 2024 के चुनाव में हमने देखा कि जब आम चुनाव हुए उस समय 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी और 5 सीटें बीजेपी बड़ी मुश्किल से बचा पाती है। उनमें से भी 2 सीटें ऐसी रहीं जो बड़ी मुश्किल से बीजेपी के हाथ लगी, यानी कि लगभग 7 से 8 सीटों के ऊपर कांग्रेस का एक तरीके दबदबा रहा। हालांकि सीटें 5 जीतने में कामयाब रही। उसी समय से ऐसा लग रहा था कि यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी है, एक बड़ा दबदबा हरियाणा के अंदर कह सकते हैं कि
करती हुई नजर आएगी। अब आप देखिए जिस तरह से पीएम मोदी 2014 की बात करें तो हर जगह पर पीएम मोदी का चेहरा नजर आता था, लेकिन इन चुनावों में पीएम मोदी गायब रहे। 3 से 4 या 4 से 5 रैली उनकी मुश्किल से हुई हैं हरियाणा के अंदर। अमित शाह की भी वही 4 से 5 रैलियां हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से अंतिम 4-5 दिन जिस तरह से लगातार यात्रा के जरिए लोगों का रुझान अपनी तरफ करने का प्रयास किया, वो ये बताता है कि अब शायद उनके अंदर जो राजनीति करने का ढंग और गुण है वो शायद बेहतर हुआ है। इस बात को खुद बीजेपी के नेता, कई सारे नेता हैं, वो कहते हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी ने भी ये बात कही कि जिस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि राहुल गांधी की जो राजनीति है वो बेहतर हुई है, उससे अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि 2005 की बात करें, 2005 में कांग्रेस पार्टी को लगभग 66 सीटें मिली थी उस वक्त, और इस बार ऐसा लग रहा है कि उसका रिकॉर्ड टूटता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि रुझान और आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बम्पर जीत की तरफ जा रही है। शाम होते होते ये लगभग कन्फर्म हो जाएगा कि सरकार तो कांग्रेस की है, लेकिन कितनी बड़ी जीत के साथ बन रही है, ये अपने आप में दिलचस्प आंकड़ा निकल कर सामने आएगा। और साथ में अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पहले भी कहा जा रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री का फेस कौन होने वाला है, उसको लेकर भी अब माथापच्ची चलेगी। क्योंकि देखिए ये भी सुलझाना उतना आसान कांग्रेस पार्टी के लिए होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने देखा बीजेपी के तमाम सारे नेता अपने सीएम को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के सीएम को लेकर बात कर रहे थे कि भाई उनकी तरफ से सीएम कौन होगा उसको बताना चाहिए। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो अब बीजेपी को सोचना चाहिए, क्योंकि JNK में भी बीजेपी की हालत ख़राब है, क्योंकि वहाँ पर भी 15-16 के आसपास सीटें उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा हरियाणा उनके हाथ से जा रहा है। 3 से 4 महीने के अंदर दिल्ली में चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में बीजेपी को अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। उससे पहले अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और कह सकते हैं झारखंड में भी चुनाव होने वाला है। तो अगर बैक टू बैक बीजेपी इस तरह चुनाव हारेगी तो अब जो एक मकबूलियत हो रही थी, लोकप्रियता हो रही थी पीएम मोदी की, अब उनके नाम पर कहीं ना कहीं बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा कि क्या अब जो सबसे बड़ा नाम मोदी जी उनके लिए जीत का एक गारंटी कार्ड हुआ करते थे, क्या अब वो पूरी तरह से लोगों की नज़रों से उतरते हुए नजर आ रहा है। अगर ऐसा है तो अब बीजेपी को नई राह पर चलने की ज़रूरत है, नए मुद्दों को लेकर आने की ज़रूरत है। क्योंकि अब हम देख चुके हैं कि लोग धर्म की राजनीति से उकता गए हैं। और आपने देखा कि जिस तरह राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि जो बात मैं कहता हूं वही बात बीजेपी और मोदी जी कहते हुए नजर आते हैं। उन्होंने 2024 के इलेक्शन में खटाखट का जुमला दिया, मोदी जी ने कई सभाओं में इसी बात को कहते हुए नजर आए। वहीं राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव के अंदर जलेबी का जिक्र किया, तमाम बीजेपी के नेता जलेबी की बात कहते हुए नजर आए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको जीत नहीं दिला सकती, अब इससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि अगर इतनी बड़ी जीत मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि अब लोगों का एतबार जो है, भरोसा जो है वो बीजेपी के ऊपर से कम हो रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो विश्वास है, भरोसा है, वो शायद अब ऐसा लगता है कि बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि अब की बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की राजनीति में काफ़ी ऐसे चेहरों का टिकट काटा जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में जीतने में कामयाब होते हुए नजर आए थे। तो क्या लगता है क्या उसका भी फायदा यहाँ पर कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मनीष, अगर हम बड़े चेहरों की बात करें या पुराने चेहरों की बात करें या मौजूदा लोगों की बात करें, जो सांसद जो विधायक थे उनके टिकट काटना, और देखिए जब से टिकट बंटवारा शुरू हुआ बीजेपी के तमाम लोग पार्टी छोड़कर चले गए। कुछ दिनों पहले अशोक तंवर बीजेपी छोड़ कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो ये बता रहा था कि बीजेपी का अपनी पार्टी के अंदर उतना मजबूत रुख नहीं है। चुनावों के नतीजे आने से पहले अनिल विज का सीएम पद को लेकर बयान देना, राव इंद्रजीत का सीएम पद को लेकर अपने बारे में एक कह सकते हैं मजबूती दावेदारी पेश करना, ये तमाम जो चीज़ें बता रही थी कि बीजेपी के अंदर खाने में कहीं भी कोई मजबूती ताकत नहीं थी, इसके भरोसे वो आगे बढ़ पाते। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी ने जिस तरह से शैलजा और हुड्डा के जब हाथ मिलाने को लेकर कमेंट किया था, उस समय भी बेहतर ये होता कि वो अपनी पार्टी के ऊपर काम करते, दूसरी पार्टी के ऊपर इस तरह से कमेंट करना। क्योंकि अगर आपकी पार्टी में एक साथ लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो भी दूसरी पार्टी के ऊपर इस तरह का कमेंट करना कहीं ना कहीं आपके लिए ही नुकसानदायक है। और जाहिर सी बात देखिए, किसान जिस तरह से नाराज़ रहे बीजेपी से, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। बीजेपी ने उनको मनाने का प्रयास भी नहीं किया। आपको याद होना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब अनिल विज गांव में जाते हैं, लोग उनको वहां पर घेरते हुए नजर आते हैं। तो ये अपने आप में कई ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी को पता थी कि किसान नाराज़ हैं, जवान नाराज़ हैं। अग्निवीर योजना को लेकर सबसे बड़ा विरोध हम देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर होता हुआ नजर आया। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर हम सरकार में आएंगे तो इसको हटा देंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें ये बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए अब लोगों का एक मन जो है, दिमाग जो है वो सेट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस तरह से एक के बाद एक राज्य अगर गवाते रहे तो
तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए 2029 में दोबारा सरकार बनाना, मेरे ख्याल से एक बार फिर सरकार बनाना बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में जिस तरह से हरियाणा के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका हरियाणा की राजनीति में लगता हुआ नजर आ रहा है। एक दशक से सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति से अब दूर होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस अपनी जीत के परचम को लहराती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन शाम तक जो आंकड़े निकल कर आएंगे उसमें देखना होगा कि आखिर हरियाणा में किसकी सरकार बनती हुई नजर आती है। क्या नायब सिंह सैनी की सरकार की वापसी होती हुई नजर आएगी, कांग्रेस एक दशक बाद सरकार बनाती हुई नजर आएगी, या फिर आंकड़े और कुछ कहते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।